सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकंड का थर्ड पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा अपना। इसमें पहली यूनिट में हमने पीएन डायोड के बारे में पढ़ लिया है। पीएन डायोड के उपयोग के बारे में चर्चा की थी। बहुत से उपयोगों में इनका एक उपयोग है दृष्टकारी के रूप में, और दृष्टकारी के भी सामान्य दो प्रकार। वैसे अपन ने 3 के बारे में बात की थी, अर्धतरंग दृष्टकारी, पूर्ण तरंग दृष्टकारी और सेतु दृष्टकारी। लेकिन सामान्यतः अपन 2 काम में लेते हैं, अर्धतरंग दृष्टकारी और पूर्ण तरंग दृष्टकारी। अर्धतरंग दृष्टकारी के बारे में हमने पिछले कक्षा में बात कर ली थी। आज अपन पूर्ण तरंग दृष्टकारी के बारे में बात करेंगे। तो पूर्ण तरंग दृष्टकारी क्या होता है? वह दृष्टकारी जिसमें निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता के दोनों अर्ध तरंग भागों का उपयोग किया जाता है, यानी प्रत्यावर्ती तरंग के दोनों अर्ध भाग काम में लिए जाते हैं दृष्टिकरण के, वह आपका पूर्ण तरंग दृष्टकारी कहलाता है। अर्ध तरंग दृष्टकारी में हमने देखा था केवल आधे तरंग काम आ रही थी। यहाँ आपकी प्रत्यावर्ती संकेतों की पूरी जो तरंग है वो काम आएगी। इस दृष्टकारी में 2 पीएन संधि डायोड काम में लिए जाते हैं, जिससे दृष्टकारी की दक्षता जो है वो बढ़ जाती है। तो इसका जो परिपथ चित्र है वो चित्र हम देखते हैं। ये आपका प्रत्यावर्ती स्रोत है, यहाँ आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर से निर्गत जो वोल्टता है वो P और Q पर है। तो यहाँ आपके 2 डायोड लगे हुए हैं, एक पहला डायोड D1 है, दूसरा डायोड D2 है। कुंडली का मध्य बिंदु C से एक वायर निकला है, इसको हमने भू संपर्कित कर दिया है और इन दोनों के बीच में लोड प्रतिरोध RL लगा दिया है। इस लोड प्रतिरोध RL के सिरों पर हमें जो वोल्टता है वो V आउटपुट के रूप में मिल जाती है। चित्र की अपन थोड़ी व्याख्या करना चाहें तो इसमें आता है चित्रानुसार पूर्ण तरंग। इस चित्र के अनुसार पूर्ण तरंग दृष्टकारी के लिए 2 अर्धचालक डायोडों को परिपथ में जोड़ा जाता है। ये 2 डायोड है D1 और D2। प्रत्यावर्ती विभव का जो स्रोत है वो ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से, वह डायोड का जो संबंध है वो चित्रानुसार डायोड की द्वितीय कुंडली से करते हैं, ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली से करते हैं। ये ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राथमिक कुंडली ये है, इससे प्रत्यावर्ती स्रोत जोड़ते हैं। ये ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली है, इससे हम डायोडों को जोड़ते हैं। तो द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु C व डायोडों के मध्य एक प्रतिरोध RL जोड़ते हैं। ये बिंदु C और डायोडों के मध्य प्रतिरोध RL जोड़ते हैं। प्रत्यावर्ती विभव के लिए द्वितीय कुंडली के मध्य बिंदु C को निर्देश शून्य विभव बिंदु भू संपर्कित ग्राउंडेड मान सकते हैं। अतः इस बिंदु के सापेक्ष एक ही समय पर यदि द्वितीय कुंडली का एक सिरा धनात्मक होगा तो दूसरा सिरा, इस द्वितीय कुंडली का एक सिरा यदि धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक, और यदि ये ऋणात्मक है तो ये धनात्मक होगा। यदि पहले अर्धचक्र में P सिरा आपका धनात्मक है तो Q ऋणात्मक होगा, और दूसरे अर्धचक्र के लिए आपका P जो है वो ऋणात्मक है तो Q जो है वो धनात्मक होगा। इसलिए आपका ये ग्राउंडेड किया है और इस बिंदु C से जोड़ा है। अब अपन इसकी कार्यप्रणाली पे आते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्धचक्र में जब परिपथ का P टर्मिनल धनात्मक होता है, ये P टर्मिनल धनात्मक है, तो C भी Q के सापेक्ष, ये बिंदु C जो है वो भी Q के सापेक्ष जो है आपका धनात्मक होगा। अतः प्रथम डायोड D1 से I1, इस डायोड D1 से जो है वो I1 धारा बहती है, और यह डायोड D1 जो है वो आपका अग्र अभिनति में आ जाता है और धारा का चालन करता है। जबकि डायोड D2 जो है वो उससे कोई धारा नहीं बहती है, क्योंकि Q जो है वो ऋणात्मक हो गया, इसलिए डायोड आपका पश्च अभिनति में हो जाएगा। तो जब डायोड पश्च अभिनति में होता है तो धारा का चालन नहीं करता है, इसलिए Q के ऋणात्मक होने पर D2 काम नहीं करेगा, P के धनात्मक होने पर D1 कार्य करेगा। अतः डायोड D2 से कोई धारा नहीं बहती है। इसी प्रकार द्वितीय अर्धचक्र, प्रत्यावर्ती धारा के द्वितीय अर्धचक्र में Q जो है वो धनात्मक हो जाता है, दूसरे अर्धचक्र के लिए Q धनात्मक हो जाता है, P ऋणात्मक हो जाता है। इस स्थिति में आपका D2 काम करेगा, D1 काम नहीं करेगा, क्योंकि D1 जो है वो पश्च अभिनति में हो जाता है। क्योंकि P जो है वो आपका ऋणात्मक है। तो
द्वितीय अर्धचक्र में Q जो है वो धनात्मक होता है, तो C भी P के सापेक्ष आपका क्या होगा, धनात्मक होगा। अतः इस समय डायोड D2 में I2 धारा प्रवाहित होगी, जबकि डायोड D1 में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो चित्र से स्पष्ट है कि प्रथम अर्धचक्र में पहले डायोड में प्रवाहित धारा I1 होगी और दूसरे अर्धचक्र में दूसरे डायोड में प्रवाहित धारा I2 होगी। तो लोड प्रतिरोध RL, ये जो लोड प्रतिरोध है RL, इसमें एक ही दिशा में आपकी धारा प्रवाहित होती है। तो एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होने के कारण लोड प्रतिरोध में पूर्ण चक्र के लिए आपकी जो धारा है वो एक दिशा में प्राप्त होगी, इसलिए इसे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी कहते हैं। अब आपका पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए यदि हम तरंगों के बारे में बात करें तो या आपके जो निवेशी संकेत है और निर्गत संकेत के चित्रों की चर्चा करें तो सबसे पहले आपका निवेशी तरंग जो है, निवेशी प्रत्यावर्ती संकेत, उसके बारे में बता रहा है कि ये निवेशी संकेत इस प्रकार आपके प्रत्यावर्ती धारा के रूप में होते हैं, समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं। ये आपका वो टाइम T/2 है, ये T है, 3T/2, 2T, 5T/2 या पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई आगे चलता रहेगा। ये आपके निवेशी संकेत है। लेकिन आपका जब डायोड D1 अग्र अभिनति में होता है उस टाइम D2 पश्च अभिनति में होगा, तो D2 से धारा बहेगी नहीं, तो D1 से जो धारा बहेगी उसका दृष्टिकोण होगा, तो उसका ये रूप आएगा, आपका केवल ऊपर वाले अर्ध भाग का दृष्टिकोण होगा, नीचे वाले भाग का दृष्टिकोण नहीं होगा। इसी प्रकार जब आपका डायोड D2 अग्र अभिनति में होगा उस टाइम D1 पश्च अभिनति में होगा, तो D1 से धारा नहीं बहेगी, D2 से धारा बहेगी, तो D2 जो है वो दूसरे अर्धचक्रों का दृष्टिकोण कर देगा। तो चूँकि दोनों डायोड लगे हुए हैं इसलिए दोनों का सम्मिलित रूप से दृष्टिकोण का अगर अपन देखें ग्राफ या तो ये हमें निम्न प्रकार प्राप्त होता है। तरंग चित्र जो है वो निम्न प्रकार प्राप्त होता है, जिसमें V आउटपुट जो है, V आउटपुट जो है वो हमें इस प्रकार प्राप्त हो जाता है। तो निर्गत वोल्टता तरंग जो है उसमें इन दोनों का सम्मिलित रूप आ जाएगा, ये D1 के कारण, ये D2 के कारण, फिर D1, फिर D2, फिर D1 और ऐसे ही आपका चलता रहता है। तो उपरोक्त चित्र में समय के साथ निवेशी व निर्गत वोल्टता तरंग को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें RL के सिरों पर उत्पन्न विभवपात जो होता है वो एक ही दिशा में होता है, लेकिन यह विभवपात जो है वो अचन्न होकर स्पंदित होता है। मान परिवर्तन हो रहा है, 0 से लेकर अधिकतम फिर 0, फिर ये स्पंदमान मान प्राप्त हो रहा है। यदि दोनों डायोड समान हैं तो पूर्ण चक्र के लिए निम्न संबंध लागू होते हैं। तो प्रथम जो अर्धचक्र है वो आपका 0 से ω/t और पाई तक चलता है। इसके लिए आपकी प्रथम अर्धचक्र के लिए जो धारा है वो I1 जो है वो Vm/RL + RF sin ω/t हो जाती है, जबकि I2 जो है वो 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि दूसरा डायोड जो है वो पश्च अभिनति में होता है। और दूसरे अर्धचक्र के लिए आपकी I1 0 हो जाएगी, यहाँ I2 0 थी, यहाँ पे आपकी I1 0 हो जाएगी। तो दूसरा जो अर्धचक्र है वो आपका पाई से ω/t 2 पाई तक चलता है, तो उसके लिए आपका I1 का मान 0 है, तो I2 बराबर -Vm/RL + RF sin ω/t समीकरण नंबर 2, ये आपकी समीकरण नंबर 1 थी। तो समीकरण 1 और 2 आपको दर्शाते हैं कि लोड प्रतिरोध RL में जो धारा है वह एक दिशा में होती है, लेकिन ये धारा जो है वो स्पंदमान्य धारा होती है, जैसा कि अपन यहाँ से बात की, 0 से चल के अधिकतम, फिर 0, फिर 0 से अधिकतम 0, फिर 0, तो ये स्पंदमान धारा प्राप्त होती है, लेकिन इस दृष्ट धारा की जो दिशा है वो एक ही रहती है। तो ये आपका पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के परिपथ के बारे में बात थी। अब अपन पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए विश्लेषण करते हैं। अर्ध तरंग दृष्टिकारी में हमने 3 विश्लेषण किए थे, औसत मान, वर्ग माध्य मूल मान और दक्षता। वही 3 मान अपन यहाँ ज्ञात करते हैं। तो पहले निर्गत धारा का औसत मान ज्ञात करते हैं। तो औसत मान ज्ञात करने के लिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए निर्गत धारा का जो औसत मान है वो IDC 1/2 पाई 0 से 2 पाई, लिमिट तो 0 से 2 पाई लेनी पड़ेगी क्योंकि पूर्ण तरंग है। धारा ID ω/t हो गया, 1/2 पाई आ गया आपका, लिमिट एज इट इज़ है, I का मान रख दिया है Vm/RL + RF,
RF आपका डायोड का अग्र प्रतिरोध है। साइन ओमेगा टी dt हो गया। समाकलन का जो गुण है उसका काम उपयोग किया है। 0 से 2 पाई जो लिमिट है उसको 0 से पाई और पाई से 2 पाई के रूप में तोड़ा है और कुछ नहीं किया है। बाकी सेम है मामला ये, बस ये जो लिमिट है 0 से 2 पाई, इस लिमिट को 0 से पाई और पाई से 2 पाई के रूप में चेंज कर दिया है, क्योंकि Vm का जो मान है वो परिवर्तित हो जाते हैं। 0 से पाई तक Vm पॉजिटिव है और पाई से 2 पाई तक Vm नेगेटिव है, इसलिए इसको तोड़ दिया है। अब यहाँ पे आपके Vm बटा RL प्लस RF जो है वो कॉमन ले लिए, ये और ये दोनों कॉमन आ गया, 2 पाई जो है वो कॉमन आ गया, तो यहाँ 0 से पाई में बच गया साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, ये माइनस साइन ओमेगा टी डी ओमेगा टी, साइन का समाकलन माइनस का कोस ओमेगा टी, लिमिट 0 से पाई और ये लिमिट रख दी है। लिमिटों के मान रख देंगे, मान रखते ही -1 आपका आ गया, ये माइनस बाहर रख दिया, कोस पाई का मान भी माइनस, कोस 0 का मान भी -1, अब प्लस आपका हो गया कोस ओमेगा टी, 1 और 1 मान रख दिए हैं, जानते हैं आप, ये तो सामान्य गणितीय प्रक्रिया है मान रखना। इनको हल कर लेते हैं, 1 2 3 4 4 बन जाते हैं, तो ये 4 आ गया, 4 से 2 आपका कैंसिल हो गया, 2 बटा पाई बच गया, Vm RL बटा RF, ये जो मान है ये Im हो जाता है, तो ये हो गया आपका 2Im बटा पाई, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 से स्पष्ट है कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी से निर्गत DC धारा का जो माध्य मान है वो अर्धतरंग दृष्टिकारी की निर्गत DC धारा के मान का दोगुना होता है। वहाँ पे Im बटा पाई था, यहाँ पे 2Im बटा पाई है, तो उसका आपके 2 गुना हो गया मान। अब अपन नेक्स्ट में चलते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए धारा का वर्ग माध्य मूल मान। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करने के लिए वही अपन ने बात की थी कि पहले वर्ग करते हैं, औसत लेते हैं और वर्गमूल ले लेते हैं। तो IRMS का जो मान है वो 2 बटा 2 पाई 0 से पाई Im स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। यहाँ पे आपकी 0 से पाई लिया है, पाई से 2 पाई नहीं लिया है, क्योंकि पिछले अर्धतरंग दृष्टिकारी में अपन ने देखा का मान 0 होता है, इसलिए यहाँ उस मान को हमने छोड़ दिया है। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया, 1 बटा पाई 0 से पाई Im स्क्वेयर साइन ओमेगा टी, वही चीज़ है, यहाँ केवल 2 हटाया गया है। Im को बाहर ले लिया है, Im को बाहर लेते ही आपका यहाँ साइन स्क्वेयर ओमेगा टी डी ओमेगा टी बच गया, साइन स्क्वेयर थीटा बराबर माइनस कोस 2 थीटा बटा 2 होता है, वो फॉर्मूला लिख दिया है। Im स्क्वेयर बटा पाई 0 से पाई, फॉर्मूला ये साइन स्क्वेयर थीटा बराबर माइनस कोस 2 थीटा बटे 2 फॉर्मूला लगाया है। इसके पश्चात अपन आगे चलते हैं, तो समाकलन कर देते हैं। तो ये तो बाहर पड़ा है, साइन का समाकलन ओमेगा टी हो गया, ये आपके डी ओमेगा टी का ओमेगा टी हो गया, और ये कोस का समाकलन हो गया, नीचे बटा 2 में आता है। इसको हल कर लेंगे तो आपके 2 बच गया केवल, Im स्क्वेयर बटा 2 का रूट Im स्क्वेयर है, इसलिए केवल रूट और स्क्वेयर दोनों हट गए, Im बच गया, 2 में रूट 2 बच गया, समीकरण नंबर 4 बन गई। समीकरण 4 जो है वो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए धारा के वर्ग माध्य मूल मान को दर्शाती है। अब अपन तीसरी प्रॉपर्टी दक्षता पर चलते हैं। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की जो दक्षता है वो फॉर्मूला वही होगा PdC बटा PAC, मतलब दृष्ट धारा की शक्ति बटा प्रत्यावर्ती धारा की शक्ति गुणा 100। PdC AdC के मान वहाँ रखे थे, वही मान अपने यहाँ रखने हैं। तो 4 Im बटा पाई की स्क्वायर RL Im स्क्वायर बटा 2 RL प्लस RF बटा 100 हो गया। अब आपका इसको हल कर लेंगे, ये 2 ऊपर चला गया, 8 बटा पाई स्क्वायर बच गया है, क्यों Im से Im तो कैंसिल हो गया, इधर RL है, इधर RL प्लस RF है। यहाँ भी अगर अपन RL कॉमन ले लेते हैं तो RL से RL कट गया, 1 बटा RL बटा RP अपॉन RF हो गया, और इसको जब हल करेंगे तो 81.2% बच गया। ये पाई का मान रखे, प्रतिशत निकाल लेंगे, तो समीकरण 5 जो है वो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की दक्षता को दर्शाती है। इसके अनुसार पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की जो दक्षता है वो अधिकतम दक्षता 81.2% हो सकती है।
जो अर्ध तरंग दृष्टिकारी की दक्षता से 2 गुनी है। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की जो वास्तविक दक्षता है वो 81.2 से बहुत कम होती है, क्योंकि डायोड का जो प्रतिरोध है RF उसका मान 0 नहीं होता है। यदि डायोड का प्रतिरोध RF जो है वो लोड प्रतिरोध RL के बराबर हो तो शक्ति परिवर्तन की जो दक्षता है वो 40.6% ही रहेगी। इसलिए इसका अधिकतम मान 81.2 हो सकता है, लेकिन यह सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता है, इससे कम होता है। धन्यवाद।